नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल एफएलसी फैंटेसी लॉस कवर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिल पेश किया गया है कि जितने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म हैं उन सबको भारत में बैन किया जाए। इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये फैसला किस लिए लिया गया है। जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं या जिन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है, उनका कहना है कि इससे युवा जो है वो कर्जदार हो रहे हैं, युवा गलत कदम उठा रहे हैं, जिसकी वजह से इन सबको बैन किया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म चाहे ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्कल हो, एमपीएल हो, चाहे रम्मी हो, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हमें पैसा डिपॉजिट करके खेलने के लिए ऑफर किया जाए, इन सबको भारत में बैन किए जाने का बिल जो है वो पेश किया गया है। लेकिन इसका जो असल मुद्दा है वो कुछ और है, जो आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। सबसे पहले जितने भी सदस्य वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इन सब के ऊपर बैन बिल्कुल न लगाया जाए, तो जितने भी सदस्य वीडियो को देख रहे हैं अभी के अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग की शुरुआत हुई थी जब ड्रीम 11 भारत में आया था, और ड्रीम 11 को ये कहकर अनुमति मिली थी कि एक गेम ऑफ स्किल है, और वास्तव में ही ये एक गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है। गेम ऑफ स्किल यानी ड्रीम 11 से पहले क्या भारत के बाज़ारों में सट्टा नहीं चलता था? ड्रीम 11 के आने के बाद क्या भारत के बाज़ारों में सट्टा नहीं चल रहा है? हाँ, इतना ज़रूर है कि ये अब ऑनलाइन हो गया और पहले ऑफलाइन हुआ करता था। पिछले करीब 2.5-3 सालों से ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, इनके ऊपर हाथ धोकर सरकार पीछे पड़ी है। कभी ये टैक्स लगा रही है। स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था कि अगर आप 10,000 से कम की राशि जीतेंगे तो उसके ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। 10,000 से ज़्यादा की राशि जीतेंगे तो आपके ऊपर 30% जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर नया कानून इन्होंने बनाया कि अगर आप चाहे 1 रुपया भी जीते तो भी आपको 30% टैक्स देना होगा। उसमें जब सबकी सहमति बनी तो उसके बाद में पिछले साल एक नया बिल इन्होंने जारी कर दिया कि आपको 28% जीएसटी भी अलग से देना होगा। उस पर भी सहमति बन गई। तो अब इन्होंने सीधा सा बोल दिया कि भैया हम इंडिया में इन प्लेटफॉर्म को नहीं रखना चाहते। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इनके पीछे जो बड़ी मछलियां बैठी हुई है, वो इसकी खास वजह है। अगर युवाओं के बारे में इतना सब कुछ ये सोचते तो कौन सा वो युवा है और कौन सा इनका ऐसा कानून है जो कहता है कि इस कैटेगरी के युवा अगर अपना बिजनेस करते हैं तो उनको जीएसटी में या टैक्स में हम छूट दे रहे हैं। अगर आप युवाओं के इतने ज़्यादा शुभचिंतक हैं तो फिर उनको टैक्स में या जीएसटी में छूट क्यों नहीं दे रहे? क्या आप किसी चाय बनाने वाले को छूट दे रहे हैं? क्या आप किसी पकौड़े वाले को छूट दे रहे हैं? किसी को भी छूट नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप युवाओं के शुभचिंतक कैसे हुए? जब ऑफलाइन सट्टा चलता था और जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था, उस वक्त क्या है कि मोटी कमाई जो है वो सफ़ेद पोशों के पास सीधी जाती थी। अब जैसे ही ये ऑनलाइन हुआ और जैसे ही इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जैसे ही ड्रीम 11 जैसी एप्लीकेशन आई, तो ये सब कुछ एक नंबर में काम होने लग गया। कमाई जो है वो एक नंबर में होने लग गई। तो ये जो सफ़ेद पोश थे, इनकी जेबें जो है वो खाली की खाली रहने लग गई, क्योंकि जो भी टैक्स हुआ या जीएसटी हुआ वो डायरेक्ट सरकार के खाते में जाने लग गया। तो ये जो बिचौलिए थे, इनका काम बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो गया। और आपको पता है जो इलीगल धंधे होते हैं उनके अंदर कमाई कितनी होती है, और जब किसी की कमाई मरती है तो फिर उनको हाथ पैर मारने पड़ते हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से ये ऑनलाइन जो गेमिंग है, जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, इनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। ये सब कुछ आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। ये सब कुछ अगर भारत में बैन भी हो गया तो भी जो सट्टा बाज़ार है वो पहले की तरह जैसे ऑफलाइन चलता था उसी प्रकार से, और जो अनरजिस्टर्ड हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, वो इसी तरीके से धड़ल्ले से चलेंगे। लेकिन जो रजिस्टर्ड है, गाज सिर्फ उनके ऊपर पड़ेगी। चाहे एमपीएल है, चाहे रम्मी है, चाहे ड्रीम 11 यानी फैंटेसी के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, गाज सिर्फ इनके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर में काम करते हैं। और इन्होंने बहाना क्या बनाया है? बहाना सबसे बड़ा ये बनाया है कि इससे देश का जो युवा है वो कर्जदार हो रहा है। आप ये तो नहीं सोच रहे कि 1 रुपये से 49 रुपये तक जो देश के युवा लखपति या करोड़पति जो बन रहे हैं, उनके बारे में तो आप नहीं सोच रहे। मात्र 49 रुपये लगाकर कोई कर्जदार कैसे हो सकता है? कोई 12 करोड़ या 120 करोड़ कैसे हार सकता है सिर्फ 49 रुपये लगाकर? और जो ये लोग बहाना बना रहे हैं कि 12 करोड़ हार गया या 1200 करोड़ हार गया या 120 करोड़ हार गया, वो माफ़ कीजिए ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आ रहा है। वो जो ऑफलाइन चलता है सिस्टम,
उनके ऊपर आ रहा है, जहां पर करोड़ों ही लगाए जाते हैं और करोड़ों ही जेब में आते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर वे लोग हारे हैं और नाम किन को दे दिया है, जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है उनका नाम लगा दिया, क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड हैं उनके बारे में तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, कोई किसी उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है, तो फिर उनका नाम कैसे लेंगे। और जितने भी सदस्य मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार देश के युवाओं के बारे में वास्तव में इतना ज़्यादा इतनी शुभचिंतक है ये? अगर इतनी शुभचिंतक है तो आप एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए कि ज़्यादातर जो कारें हैं, गाड़ियां हैं, ये कौन चलाता है? ये देश का युवा चलाता है। अगर आप इनके इतने ज़्यादा शुभचिंतक हैं, जो विदेशी गाड़ियां हैं उनके ऊपर आपने 100 150 या 200% आपने टैक्स लगा रखा है, आपने ये तो नहीं सोचा कि हमारे देश का युवा गाड़ी चलाता है, अपने शौक पूरे करता है, हम इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे। वहाँ तो आपको देश का युवा दिखाई नहीं देता है, वहाँ तो आप देश के युवा के गले में अंगूठा डालकर जो पैसा नहीं वसूलना चाहिए वो पैसा आप वसूले जा रहे हैं। भारत को छोड़कर ऐसा कौन सा देश है जो देश विदेशी कारों के ऊपर 100 से 150 या 200% टैक्स लगाता है? सिर्फ भारत को छोड़कर। यानी जो गाड़ी भारत में 30 लाख की आनी चाहिए वो यहाँ पर 60 या 90 लाख की आती है, और ये टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? सरकार के पास, और सरकार ही युवाओं की शुभचिंतक है। तो इन सब प्लेटफॉर्म को बंद करने का सीधा सा और सिंपल सा कारण ये है, कोई युवाओं के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। सिर्फ जो सफ़ेद पोश है उनकी जो दुकानें हैं, उनका जो धंधा है वो चौपट हो गया, और उस धंधे को फिर से वे लोग खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि जब 2 नंबर का काम चलेगा तो फिर मोटी कमाई में से हिस्सा जो है इन लोगों के पास जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम ड्रीम 11 के बारे में बात करें, ड्रीम 11 एक दिन में कोई एक अच्छा मैच जरूर होता है जहां पर 49 के बदले 1 करोड़ रुपए और कम से कम 30 से 50 सदस्य लखपति जरूर बनते हैं सिर्फ 49 रुपये में। क्या वो देश का युवा नहीं है? और जो ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर खेलता है वो कौन है? वो गरीब है। सरकार ये तो नहीं सोच रही है कि जो करोड़पति बन रहा है हम उसके बारे में सोच लें, जो लखपति बन रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। और लगभग जो 49 रुपये लगाकर खेलता है उनमें से 60% लोग जो है उनका 49 रुपये वापस भी आता है। करोड़पति लखपति बनते हैं वो अलग है, बाकी उन्होंने जो लगाया वो उनको वापस भी मिलता है। और जो अरबों खरबों करोड़ों जो हारने की बात कर रहे हैं, वे इन प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी भी संभव ये नहीं है। इतनी बड़ी रकम कहाँ हारी जाती है? जो बैटिंग ऐप है, जो भारत में लीगल नहीं है, जो ऑनलाइन गेमिंग का जिनको नाम दिया जाता है लेकिन उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और ये बैटिंग ऐप चलती आ रही है, चलती रहेगी, चाहे आप कोई भी कानून कैसा भी कुछ भी कर लीजिए, ये चलती ही रहेगी। और अगर बैन होगी तो सिर्फ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म बैन होंगे। इस बिल को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलता हूँ एक और वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इतने जल्दी ये प्लेटफॉर्म जो है इनके ऊपर बैन नहीं लगेगा। अभी भी थोड़ा सा वक्त जो है और लगेगा अगर इनके ऊपर बैन लगता है तो। और ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर विदेशों के भी खासा इन्वेस्टर हैं। अब हो सकता है कि इन प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई नई टर्म एंड कंडीशन लागू कर दे या कुछ भी, लेकिन सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ये बैन जो है नहीं किया जाएगा। जो लीगल है, जो गेम ऑफ स्किल है, ऐसे प्लेटफॉर्म को बैन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।